कहते हैं कि युवा अवस्था पुआल की वह आग होती है जिसे जलने और बुझने में समय नहीं लगता, परंतु हमें यह याद रखना है कि इस आग को बुझने से पहले बहुत कुछ जलाकर खाक कर देना है। फूल खिला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में, क्या मुश्किल हो सकता है इस बढ़ती हुई जवानी में। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद टू एवरीवन। मैं आरपी सर, फिजिक्स फैकल्टी इन एमकेसी फैमिली। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एनडीए का मॉडल पेपर 25 सवाल फिजिक्स के। अगर आप आने वाले एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एक बार इन प्रश्नों को सॉल्व जरूर करें। तो आए बच्चों, देखते हैं हम पहला सवाल है हमारा, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक होता है, या गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या होगा। द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एसआई यूनिट लिखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर होता है W अपान में M, और W क्या है, वर्क, और वर्क का क्या होता है, जूल, और अपान में क्या हो गया, kg। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, जूल पर kg, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, एक खिलाड़ी है आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन निकालना है। पहले देखें तो 40 सेकंड में 2 मिनट 20 सेकंड को अगर हम सेकंड में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, 140 सेकंड, 140 सेकंड तक चल रहा है। अच्छा, ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो एक चक्कर 40 मिनट में पूरा करे, 40 सेकंड में पूरा करेगा, दूसरा चक्कर 40 में 80, तीसरा चक्कर 120, बचेगा क्या, 20 सेकंड बचेगा, 20 सेकंड बचेगा 3 चक्कर के पश्चात। तो बाकी जो तीसरा 3 चक्कर कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद 20 सेकंड में यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा उसके व्यास के बराबर, उसका विस्थापन हो जाएगा व्यास, और व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है भाई, इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, 2 कण ए और बी के लिए वेग समय आरेख चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ए और बी का त्वरण ज्ञात करना है। इंग्लिश में यही सवाल लिखा हुआ है। इंग्लिश सवाल में कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 2 बॉडीज ए एंड बी आर शोन, द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। तो भाई एक्सीलरेशन हमको पता है, बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा किसका, बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सीलरेशन का मान देता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सीलरेशन आप ए निकालेंगे तो ये tan क्या आ जाएगा, tan 25, और एक्सीलरेशन आप बी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tan, और यहाँ पे ये 40 है, और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 50, और दोनों का रेशियो निकालेंगे ए अपान में ए बी, तो ये आ जाएगा tan 25 अपान tan 50, tan 25 अपान tan 50। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही, tan 25 से tan 50 के अनुपात में। ठीक है भाई, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, सिंपल सवाल है बिल्कुल, ये सवाल है किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का है, कास ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का। तो भाई यहाँ पे देखें, हमको पूछ रहा है एंगल, तो एंगल का फार्मूला होता है कास थीटा बराबर क्या होता है,
वेक्टर ए डॉट बी अपान में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पे ए डॉट बी अगर करना चाहें तो आई डॉट आई 1 डॉट 1 हो जाएगा, बाकी 1 0 प्लस 1 इंटू 0, और यहाँ पे रूट निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बी का निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। कास थीटा में इसका कोई मान नहीं होता, तो इसका मतलब जो ऑप्शन गिवन है ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या है, थीटा बराबर आ रहा है कास इनवर्स 1/√3, जो कि गिवन ऑप्शन में से नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस। तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई, एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पीछे की ओर हाथ को खींचते हुए पकड़ता है, जिससे कि क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ फास्ट मूविंग बॉल पुलिंग हिज हैंड बैक। तो हम लोग देखते हैं जब हम क्या करते हैं, कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है बराबर डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। जब बॉल तेज गति से आती हुई गेंद हमारे हाथ में रुकेगी तो फिर मोमेंटम चेंज होगा। क्यों, बॉल के पास वेलोसिटी थी, फिर बाद में वेलोसिटी क्या हो रही, 0, मोमेंटम चेंज हो रहा है। सेम मोमेंटम चेंज के लिए अगर टाइम कम होगा तो फोर्स लगेगा ज़्यादा। हम ऐसे पकड़ेंगे बॉल तुरंत रुक जाएगी, टाइम लगेगा कम, फोर्स लगेगा ज़्यादा, हमारे हाथों में क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे कर दिए तो टाइम का मान क्या हो गया, टाइम बढ़ जा रहा है, और टाइम अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं तो हमारे हाथों में चोट क्या लगती है, कम लगती है। दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सो दैट बॉल कैन एक्सर्ट लेसर फोर्स, गेंद एक न्यूनतम बल उत्पन्न कर सके। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 0.05 kg द्रव्यमान का एक पिंड 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिरता है। वायु द्वारा पिंड पर आरोपित अवरोधी बल या विरोधी बल ज्ञात कीजिए। अ बॉडी ऑफ मास 0.05 kg इज ऑब्जर्व टू फॉल विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर ऑन द बॉडी। तो भाई एक बात देखें, अगर ये कोई बॉडी है नीचे गिर रही है, अगर इस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी करता, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल गिरता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो 9.5 ही दिया है, 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने मान लिया कि ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो एफ है, तो नीचे क्या लगेगा, उसका mg लगेगा। mg ज़्यादा है तभी नीचे गिर रहा है, माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। mg बोले तो मास इंटू जी, 9.8 और एफ उधर जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का m इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 9.5 और इधर आ गया एफ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m का मान 0.05 दिया हुआ है और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.3। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.015, दैट इज एफ अप। तो एफ अप का मान क्या आ जाएगा, ये इसमें से हम m कॉमन ले लेंगे, 9.8 माइनस 9.5 0.3 बचेगा, 0.3 का 0.05 मास गिवन है उसमें गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जा रहा है, एफ बराबर ए ऑप्शन करेक्ट, 0.05 न्यूटन। फिर अगला सवाल है भाई, अगला सवाल दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 7 और 7 में दे रखा है कि समान संवेग वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:1 है। मतलब जो P1 और P2 क्या है, बराबर है, P1 P2 बराबर है, तो P1 का स्क्वायर भी P2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया है K1/K2 बराबर दिया है 4:1। तो P1 बराबर है तो P1 बराबर क्या होता है 2m1 K1 बराबर क्या आ जाएगा 2m2 K2 2m2 K2, और दोनों बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से उनके द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है, तो भाई उनके द्रव्यमानों का अनुपात अगर हमको निकालना होगा, द्रव्यमानों का अनुपात निकालना होगा तो m1/m2 करेंगे और ये हो जाएगा K2/K1, K1/K2 का मान 4:1 है, तो K2/K1 का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, तो m1/m2 दैट इज 1:4, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में कह रहा है अप्रत्यास्थ टक्कर में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित नहीं रहता है। तो कोई भी कोलिजन हो, चाहे अप्रत्यास्थ पूर्ण प्रत्यास्थ कोलिजन हो, अप्रत्यास्थ कोलिजन हो, पूर्ण प्रत्यास्थ बोले तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कैसा भी कोलिजन हो, कोलिजन का जो टाइम इंटरवल होता है बहुत छोटा होता है, उस टाइम इंटरवल के लिए मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। मतलब संवेग हर तरीके के कोलिजन के लिए
संरक्षित रहता है। तो संवेग तो संरक्षित रहेगा, लेकिन ये अप्रत्याश टक्कर है। अप्रत्याश टक्कर में जब कोलिजन होता है तो कुछ ऊर्जा क्या होती है, नष्ट हो जाती है। किस कारण? उसका शेप बिगाड़ने में, उसका आकार परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। प्रत्याश संघट होता है, एक परफेक्टली इलास्टिक संघट कोलिजन होता है, तो उसमें क्या होती है, उसकी एनर्जी भी कंजर्व रहती है क्योंकि वो अपना शेप रिगेन कर लेता है। पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है उसका शेप बिगाड़ने में। इसका मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा तो नहीं संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा नष्ट होती है, संवेग संरक्षित रहता है। संवेग दिया है, संवेग है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। दैट इज हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है भाई, अगले सवाल में कह रहा है, यदि घूर्णन कर रही मेज पर बाहर की ओर हाथ फैलाए हुए एक जिम्नास्ट अचानक हाथ नीचे करता है। एक जिम्नास्ट है, इस तरीके से रोटेटिंग टेबल पे घूम रहा है, अपना हाथ ऐसे फैलाए हुए, और उसके बाद वो हाथ नीचे करेगा तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल टार्क ना लगा हो, टाउ का मान 0 हो, टाउ क्या हो, 0 हो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। जे बराबर होता है आई इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट। अब अगर आई का मान घटता है तो ओमेगा का मान बढ़ जाता है, और आई का मान बढ़ता है तो ओमेगा का मान क्या होता है, घट जाता है। इतनी बातें जानते हैं हम लोग। तो जब ऐसे हाथ किया हुआ है, उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, आई का मान ज़्यादा है, ओमेगा का मान क्या है, कम है। जब ऐसे करेगा तो रेडियस का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एम आर स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब उसका आई घटेगा, और जब आई घटेगा तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। दैट इज उसका कोणीय वेग, उसका कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय देखो इसमें ऑप्शन दिया नहीं, कोणीय वेग बढ़ता है, लेकिन ये कह रहा घटता है, तो ये तो गलत हो गया। जड़त्व आघूर्ण क्या हो रहा है, जड़त्व आघूर्ण क्या हो रहा है, जब रेडियस कम कर रहा है जड़त्व आघूर्ण घट रहा है, तो ये हमारा क्या बढ़ रहा होता, सही होता। कोणीय वेग नियत रहता है, कोणीय वेग नियत नहीं रहता, जैसे जैसे आई बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, ओमेगा का मान चेंज होता जाता है। कोणीय संवेग, ये देखो जे बराबर कांस्टेंट लिखा तो है, इसका मतलब कोणीय संवेग क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम स्टेज कांस्टेंट, कोणीय संवेग नियत। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों 1% घट जाए तो पलायन वेग। तो पलायन वेग क्या हो जाएगा भाई, पलायन वेग और गुरुत्व त्वरण के बाद में बात कर रहा है। तो पलायन वेग तो होता है बी ई बराबर √2 GM/r, और इसका मान भी 1% घटा दिया, इसका मान भी, तो दोनों का रेशियो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब पलायन वेग ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो इस पे कोई पलायन वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करें तो जी बराबर होता है कैपिटल GM/r²। हम इसका मान 1% घटाए, इसका भी 1% घटाए, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये ज़्यादा घट जाएगा, ये क्या होगा, ज़्यादा घटेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल इसको, ये देखो यहाँ पे अगर हम मान लो 99 कर दिए, तो यहाँ पे 100 था, 99 × 99, तो इसका मान तो 2 बार घटेगा ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वृद्धि ज़्यादा होगी। और नीचे वृद्धि मतलब नीचे क्या होगा, ज़्यादा मान घट जाएगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चाहे इसको इस तरीके से समझ लो, चाहे मैथ से हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, मास और ये डेल्टा G/g की वैल्यू लिखें, डेल्टा G/g इंटू 100 की वैल्यू देखें, तो 100 बराबर ये क्या आ जाएगा, डेल्टा M/m इंटू 100 और माइनस 2 टाइम्स डेल्टा R/r इंटू 100। इसका मान दिया हुआ 1%, इसका मान दिया हुआ 1%, 1% और -2 इंटू 1%, दैट इज -1%, -1%। अब यहाँ पे -1% का मतलब क्या है, हम घटा रहे थे, उसका माइनस मतलब ये बढ़ जाएगा, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं इस सवाल को। चाहे तो ये देखो आर का मान अगर क्या करोगे, घटाओगे, तो उसका स्क्वायर है, उसका मान ज़्यादा घट जाएगा, इसका मतलब जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में एक तुल्यकालिक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। तो देखो, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका सेंस ऑफ रोटेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे क्या होता है, अर्थ का रोटेशन होता है, क्योंकि वो हमको अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई देता है, स्टेशनरी। तो उसको स्टेशनरी बनाने के लिए अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो उस सैटेलाइट को भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही घूमना पड़ेगा। अगर अर्थ ऐसे घूम रही है और वो ऐसे घूमेगा तो फिर वो स्टेशनरी नहीं रह पाएगा, वो रुका हुआ प्रतीत नहीं होगा। तो अर्थ का क्या होता है सेंस ऑफ रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से क्या होता है, पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब। तो जैसे पृथ्वी हमारी रोटेशन करती है, सेम उसी तरीके से क्या होता है, उसका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो भी मोशन करता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई, अगले सवाल में कह रहा है
डी घनत्व वाले किसी द्रव में द्रव्यमान m तथा r त्रिज्या का एक बेलन लंबवत तैर रहा है, डूबे हुए भाग की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखते हैं भाई, ये कह रहा है कि एक डी घनत्व वाला द्रव है और इसमें एक बेलन क्या कर रहे हैं, ये एक बेलन है लंबवत तैर रहा, ये बेलन क्या है, लंबवत तैर रहा। हमने मान लिया कि इसकी h ऊंचाई डूबी हुई है, तो जिस समय ये तैर रहा है इसका mg नीचे होगा और इस पे क्या बॉयंट फोर्स लग रहा होगा F, और F क्या होता है, वॉल्यूम इनसाइड रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, और बराबर क्या आ जाएगा m इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम इसका अंदर जो डूबा हुआ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, जो डूबा हुआ h इंटू डी बराबर क्या आ जाएगा m। यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए h, तो h बराबर आ जाएगा m अपान में पाई आर स्क्वायर इंटू डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। डूबे हुए भाग की ऊंचाई हमने क्या किया भाई, हमने लगाया कि अगर कोई चीज वस्तु तैर रही तो उसका mg और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, बराबर है, तभी तो तैर रही। अगर जो फोर्स ज्यादा होता, मान लो mg ज्यादा होता तो नीचे चला जाता, अगर तैर रही मतलब ऊपर और नीचे फोर्स बराबर है, तो ऊपर कौन सा लगता है, बॉयंसी फोर्स, और नीचे कौन सा लगता है, उसका वेट लगता है, दोनों को बराबर कर दिया। ध्यान ये रखना है कि भाई यहाँ पे जो बॉयंट फोर्स लिखते हैं उसमें वॉल्यूम इनसाइड लिखते हैं, तो अंदर डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या है, सरकमफेरेंस है, पाई आर स्क्वायर क्या है, इसका सरकमफेरेंस है, उसमें h का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वॉल्यूम आ गया डूबे हुए भाग का। ठीक है भाई, तो ये हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, मान लीजिए एक तांबे की प्लेट में एक छिद्र है, तांबे की प्लेट में एक छिद्र है, प्लेट को गर्म करने पर छिद्र का व्यास, तांबे की एक प्लेट है, ये मान लो एक तांबे की एक प्लेट है, उसमें एक छिद्र है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा तो ये क्या होगा, इसका अंदर जो डायमीटर है, ये इसका अंदर का डायमीटर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर जगह थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल भी अपनी दूरी बढ़ाना चाहेंगे, और जब अपनी दूरी बढ़ाना चाहेंगे भाई, तो ये देखो ये सरकमफेरेंस, इनके जो अंदर वाले छिद्र में जो मॉलिक्यूल हैं इनकी दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी, इस तरीके से दूरी बढ़ेगी तो इनका क्या होगा, सरकमफेरेंस, परिधि भी बढ़ेगी। तो परिधि तभी बढ़ सकती है जब इनका डायमीटर क्या हो, बढ़ जाए। कुल मिला के हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हम जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो आउटर ज्योमेट्री का होगा तो इंटीरियर ज्योमेट्री का भी थर्मल एक्सपेंशन होगा, और उसकी डायमेंशन इंक्रीज करेंगी, तो ऑलवेज इंक्रीज, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 है, और 14 नंबर में कह रहा है, यदि किसी वस्तु के ताप को 10% बढ़ा दिया जाए तो उत्सर्जित विकिरण कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा है, स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या बोलता है कि जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। अगर इसको हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे तो जो E2 होगा, ये E1 है, ये T1 है, तो E2 क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया है सिग्मा, और ये T1 इसको हमने T2 को क्या कर दिया, T2 में 10%, T1 10% मतलब पहले T1 T था तो उसमें हमने 10% और जोड़ दिया, 10% मतलब 10/100 T, तो इसका मान हो गया 1.1 T। अब अगर ये 1.1 T हो जाएगा T2 का पावर 4, तो यहाँ से जो E2 आएगा, E2 बराबर सिग्मा और इंटू 1.1 इंटू टी का पावर 1, इसकी पावर 4 हो जाएगा, इंटू टी की पावर 4। अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये पता चल जाएगा E1 अपान E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा T1 की जगह हम मान लेते हैं T है, यहाँ पे क्या है, T1 की जगह T मान लेते हैं, ये T, तो सिग्मा T की पावर 4 और यहाँ पे सिग्मा और ये 1.1 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो E2 आएगा वो 1.1 की पावर 4 इंटू E1 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4641 आएगा, और ये E1, इसका मतलब जो E2 है कितना हो गया 1.4। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट बढ़ गया, 46%। क्यों, परसेंटेज जब हमको चेंज निकालना होगा तो हम E2 माइनस E1 अपान क्या करेंगे, E1 इंटू 100 कर देंगे, E1 इंटू 100, तो E2 कितना है 1.4641 माइनस 1, E1 अपान में E1 नीचे से कट जाएगा इंटू 100, इसको घटाओगे तो 0.4641 इंटू 100 आएगा, दैट इज 46.41%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन।
सी वाला ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो गया। ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे 1.1%, मतलब अगर टेम्परेचर 10% बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 1.1 T हो जाएगा, और उसका पावर 4 करोगे तो 1.4641 आएगा। तो इसका मतलब 46% के आसपास की वृद्धि होगी। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। कह रहा सरल आवर्त गति कर रहे कण को अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आने में कितना समय लगता है। तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आने में कितना समय लगेगा, y बराबर क्या है, कह रहा है y बराबर विस्थापन एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए। अधिकतम विस्थापन की स्थिति यही तो होता है, ये जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो y बराबर होता है a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी बराबर क्या आ जाए, a हो जाए। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो sin ओमेगा टी बराबर क्या आ गया, sin ओमेगा टी बराबर 1, इसको हम sin पाई बाई 2 लिख सकते हैं, sin पाई बाई 2। इसका मतलब ओमेगा इंटू टी बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, जो कि टाइम पीरियड है, टी इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी बराबर क्या आ गया, कैपिटल टी बाई 4। और ऐसे ही देख लें अगर हम इस सवाल को, कह रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन एसएचएम फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एक पूरा ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो टी होता है। तो उसमें होता क्या है, मेन पोजीशन से इधर गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। तो जो टोटल टाइम होता है वो 4 टुकड़ों में बटा है, इधर t/4, फिर इधर t/4, फिर इधर t/4, फिर इधर t/4, चारों t/4 जोड़ के क्या हो गए, t हो गए। तो मेन पोजीशन से एक तरफ जाने में टाइम जो लगता है वो क्या लगता है, t/4। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में कह रहा है ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र गलत है, क्योंकि ध्वनि के संचरण में उन्होंने माना था। तो उन्होंने न्यूटन ने सूत्र क्या दिया था, वेलोसिटी बराबर होता है √p/ρ, और p क्या था, p b की जगह आया था, बल्क मॉडुलस की जगह p आया था। और ये क्या होता है, ये समतापी प्रक्रम के लिए होता है। फिर बाद में लाप्लास ने करेक्शन किया, लाप्लास ने संशोधन किया, और उन्होंने बोला कि जो b है बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्था गुणांक, उसका मान क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम की तरह ट्रीट किया जाएगा और गामा p के बराबर आएगा। तब जो मान प्रैक्टिकली आया था उसके करीब में आ गया था ये वैल्यू। तो हमने क्या, न्यूटन ने क्या गलती करी थी, न्यूटन ने इसको समतापी प्रक्रम मान के किया था। फिर लाप्लास आए थे, उन्होंने करेक्शन किया था। तो क्या हो जाएगा, इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। जो न्यूटन ने सूत्र बताया था उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस यूज किया था। तो ये साउंड वेव का सवाल हो गया। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है समान आवेश से आवेशित एक जैसे दो गोलों के मध्य बल F है। ये कह रहा है Q आवेश है, दूसरा भी क्या है, Q आवेश है, इनके बीच की कुछ दूरी है R, और इनके बीच जो फोर्स है F बराबर K Q1 Q2 Q अपान में R², इसको बोल रहे हैं F। कह रहा है यदि एक गोले से निकालकर 50% आवेश दूसरे पे दे दिया जाए, इफ 50% चार्ज इज वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर स्फीयर, देन न्यू फोर्स विल बी। तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से अगर 50% दे दोगे तो ये Q/2 इधर आ जाएगा, और ये -Q/2 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, जिसको दिया है उसमें बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3Q/2, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा Q/2। तो अब जब हम फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, F2 बराबर K, Q1 की जगह लिखेंगे 3Q/2 और Q2 की जगह लिखेंगे Q/2, अपान में क्या रहेगा, डिस्टेंस तो वही है। तो यहाँ से 3/2 ये क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, K Q इंटू Q अपान में R², और इसको तो हम लोग F जानते थे, इसका मतलब ये क्या आ गया 3/4 टाइम्स ऑफ F। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब हमने क्या किया, आधा एक से निकाला तो उसमें कम हो गया, वो आधा हो गया, जिसको दिया वो 3/2 हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा पुराना फोर्स था, आगे एक फैक्टर और जुड़ गया 3/4, तो फोर्स का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए MKC पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि MKC पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे
कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जाम्पल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorculsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है धातु के दो तार जिनकी लंबाइयां तथा आयतन समान हैं, हवा में रखे गए हैं, जिनके प्रतिरोध अलग अलग हैं। प्रतिरोध अलग अलग हैं तो क्या अलग? अलग अलग अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्षेत्रफल, समान तापमान, अलग अलग पदार्थ, समान घनत्व। तो आओ देखते हैं। R1 कह रहा है R1 और R2 क्या है? इक्वल नहीं है। R1 इज नॉट इक्वल टू R2। तो भाई R1 बराबर होता है रो L अपान में A, रो L अपान में A। तो पहले के लिए क्या कह रहे हैं? ठीक है, R2 के लिए क्या हो जाएगा? रो 2 रो 1 और रो 2, और ये क्या हो जाएगा? L1 अपान में L2 अपान में A2। ठीक है, ये कह रहा है लंबाई सेम है। लंबाई सेम है इसका मतलब L1 L2 के बराबर हो गया। फिर क्या कह रहा है? आयतन भी समान है। आयतन अगर समान है भाई तो A1 V1 बराबर V2 हो जाएगा, और ये हो जाता है A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 L2। लेकिन लंबाई जो समान किया है तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या है? समान रहेगा। तो अगर ये समान है, ये समान है, दोनों समान है, तो ये तो कट जाएंगे। तो R1 R2 का मान अलग अलग होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? रो 1 और रो 2 का मान अलग होना चाहिए, तभी वो अलग हो पाएंगे। तो रो 1 रो 2 मतलब अलग अलग पदार्थ, क्योंकि जो रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और वो डिपेंड करता है कि मेटर कौन सा है, कापर है, एल्युमिनियम है कि सिल्वर है। ये डिपेंड करता है रो पे। तो हमारा पदार्थ अलग अलग होगा तो रो 1 रो 2 का मान अलग होगा, और जिसकी वजह से R1 R2 का मान क्या आ जाएगा? अलग आ जाएगा। तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न के साथ बढ़ता है। तो जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ का गुण होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वो कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो घटता है। और अगर यही सेमी कंडक्टर होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न के साथ बढ़ता है। तो देखो, क्षेत्रफल से मतलब नहीं, लंबाई से मतलब नहीं है, इसका मतलब किससे बदलेगा? इसका मतलब ये बढ़ेगा ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि होती है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर अगला सवाल है भाई, अगले सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 20 है, किसी विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो ये क्या है? फैक्ट वाला सवाल है। ये किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज मटेरियल। तो ये क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिर क्या है? अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा निम्नलिखित में किसको साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड बाय अ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं हम? हाई एनर्जी के साथ प्रोड्यूस करते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा उसी को हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सीलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है तो इसको तो किया जा सकता है। प्रोटॉन पे भी होता है, इस पे भी किया जा सकता है। कोई आयन होगा उस पे भी चार्ज होगा, उसको भी। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? आवेश 0 होता है। तो अगर अनावेशित पार्टिकल है तो उस पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम। तो F बराबर आता है E इंटू ई, मतलब Q इंटू ई, और Q का मान अगर 0 है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का मान 0 हो जाएगा, एक्सीलरेशन का मान क्या हो जाएगा? 0। तो जो हम करना चाह रहे थे वही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा? न्यूट्रॉन ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर अगला सवाल है, एक आदमी समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, उसके प्रतिबिंब के सापेक्ष उसकी चाल क्या होगी?
उसके प्रतिबिंब, द मैन रन्स टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हिम, है ना, उसके प्रतिबिंब की उसके सापेक्ष चाल क्या होगी। तो ये एक मिरर है हमारा और एक मिरर है और ये पर्सन क्या है, ये v बराबर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। तो जो ये इसका इमेज होगा, ये इमेज भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड की वेग से इधर चल रहा होगा। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, हमने इसके डायरेक्शन को मान लिया है पॉजिटिव, तो ये 2 मीटर पर सेकंड। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो माइनस माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमको ये लगेगा कि हमारे रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब 4 मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट से हमारे सामने आ रहा है। तो ये रहा हमारा कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं भाई, और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो ये 23 में कह रहा है डूबते समय सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण हमको सूर्य क्या होता है, डूबने के बाद भी दिखाई पड़ता है और उदय से पहले भी दिखाई पड़ता है। तो वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर देखता है, क्योंकि क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणों का क्या होता है, वायुमंडल द्वारा अपवर्तन हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, उपरोक्त संयोजन की शक्ति होगी। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। तो पहले हम सेपरेट पावर निकाल लें। अगर हम P1 निकालेंगे तो P1 आ जाएगा 100/40, यहाँ पे 40 है, तो 40 से कट करेंगे तो ये 2.5, और ये किस में, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पावर किस में है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो पावर पॉजिटिव में आएगा। P2 जो है वो क्या है, वो है हमारा 100/। अब यहाँ पे अवतल लेंस है, तो इसका माइनस में आएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4.0 डायोप्टर, ये भी डायोप्टर। और अगर हमको क्या है, कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, तो P बराबर P1 प्लस P2 और माइनस P1 P2 इंटू D होता है जनरल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में तो केवल पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा P1 प्लस 2.5 और माइनस 4.0, दैट इज माइनस का 1.5 डायोप्टर। तो पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 1.5 डायोप्टर। हमारा कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भाई क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 6 दे रखा है, फोकस दूरी मीटर में होगी यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो। तो ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो m बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस डी अपान में क्या होता है, f होता है। तो यहाँ पे m का मान 6 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। d का मान 25 सेंटीमीटर है और फोकस हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये इधर आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 बराबर ये 25 में फोकस। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में रखा है, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको f बराबर वो क्या मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है कि मीटर में ज्ञात कीजिए, तो मीटर में ज्ञात करना होगा तो हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0.05 मीटर आ जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहे बेटा आपके मॉडल पेपर के 25 बेहतरीन सवाल। आप इनको प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपकी आगामी एग्जाम में सफलता सुनिश्चित होगी। थैंक यू वेरी मच। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर,
टीचिंग प्लान, जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।